नमस्ते दोस्तों। 17 और 18 मार्च 2025 के जो हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं उसमें पहली न्यूज़ है नॉक्टिस वोल्केनो को लेके। जी हाँ, नॉक्टिस नाम का एक वोल्केनो है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट पहले आपको ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि नॉक्टिस वोल्केनो जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ये मैसिव वोल्केनो जो बहुत बड़ा वोल्केनो है, वो किस प्लानेट पे पाया गया है, किस प्लानेट पे वो डिस्कवर किया गया है? ए मार्स, बी जुपिटर, सी नेपच्यून या डी सैटर्न। ये देखिए, ऐसा वो वोल्केनो है जो कि मार्स पे पाया गया। तो याद रखिएगा, साइंटिस्ट ने ये जो नॉक्टिस वोल्केनो ये मार्स पे डिस्कवर किया। सो ये जो नॉक्टिस वोल्केनो है जो कि मार्स पे साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया है, ये ईस्टर्न एज पे है। थैरसिस करके एक एज है, यानी मार्स का एक हिस्सा है, उस एज पे, ईस्ट साइड का ये एज है, उस पे ये पाया गया है। सो यहाँ पे आपको टोपोग्राफिक राइज देखने मिलता है, यानी यहाँ पे इस तरह के पहाड़ वाला कुछ एरिया देखने मिलता है, और वहीं पे ये वोल्केनो की जो हाइट है ये 9022 मीटर्स हाई है। काफ़ी ऊंचा वोल्केनो है। लगभग आप देख रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके आसपास का ये वोल्केनो है, और 450 किलोमीटर्स वाइड है। सोचिए कितना बड़ा विड्थ है इसकी, 450 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट सोचिए 9022 मीटर्स इसकी हाइट है, यानी कितना बड़ा ह्यूज वोल्केनो है। तो ये ऑलमोस्ट 200 मीटर टॉलर है माउंट एवरेस्ट से, ये आपको पता चल रहा है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, यानी हमारे अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट है। अगर मार्स की बात करें तो ये जो नॉक्टिस वोल्केनो है ये सबसे हाईएस्ट पिक वहां पे देखने मिल रहा है आपको। सो इसका जो लोकेशन है ये साउथ में, यानी साउथ ऑफ मार्स इक्वेटर में है। सो जैसे कि मार्स है, मार्स का ये इक्वेटर है, तो इसके साउथ साइड में ये आपको देखने मिलेगा। और जैसे मैंने बोला कि ईस्टर्न साइड में, अब ये साउथ आ गया और ये ईस्टर्न साइड आ गया, तो साउथ में ये ईस्टर्न साइड में आपको मार्स के देखने मिलता है। नॉक्टिस लैबिरिंथस करके है। सो वेस्ट ऑफ वेल्स मैरिनेरिस, सो मैरिनेरिस करके एक जो जगह है उसके वेस्ट में आपको देखने मिलता है, मैरिनेरिस के वेस्ट में। और नॉक्टिस लैबिरिंथस जो है उसके ईस्ट में आपको वोल्केनो देखने मिलता है। तो ये अगर देखा गया तो ये प्लैनेट का जो कैनन सिस्टम है ये काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा है। ये प्लैनेट का यानी जो वोल्केनो है, ये कैनन सिस्टम है, हम कह सकते हैं जो वोल्केनो ये काफ़ी बड़ा है। सो अब सवाल उठता है कि साइंटिस्ट ने इस इतने ह्यूज वोल्केनो की डिस्कवरी कहाँ से की? तो साइंटिस्ट ने इस नॉक्टिस जो है वोल्केनो इसकी डिस्कवरी की है कुछ डेटा लेके, यानी नासा से हमें कुछ मैरिनर 9 से डेटा मिला है, कुछ वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2 से डेटा मिला है साइंटिस्ट को, मार्स ग्लोबल सर्वेयर भेजा है वहाँ से डेटा मिला है, मार्स ओडिसी से डेटा मिला है, मार्स रिकनाइजेंस जो है ऑर्बिटर मिशन वहाँ से ये डेटा मिला है, और उसके अलावा ESA का जो मार्स एक्सप्रेस मिशन है, ये पूरे जगह से डेटा लेके साइंटिस्ट ने इस वोल्केनो को डिस्कवर किया। तो बहुत ह्यूज और बहुत बड़ा वोल्केनो है ये मार्स के ऊपर। याद रखेगा, नॉक्टिस वोल्केनो मार्स के ऊपर लोकेटेड है। अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है अटापका बर्ड सेंचुरी को लेके। सो ये जो अटापका बर्ड सेंचुरी है, ये जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिल रही है, किस स्टेट में लोकेटेड है? आपको ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। अटापका बर्ड सेंचुरी, सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। अटापका बर्ड सेंचुरी जो है वो कोलेरू लेक के ऊपर सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। आपको तो पता है जहाँ लेक होता है, जहाँ वाटर बॉडी होती है, वहाँ बर्ड्स भी आते हैं। सो जो नेचर एंथुसियास्ट है, जो लोगों को नेचर बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पे आते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ देखने मिलते हैं। तो यहाँ हज़ारों बाहर से आने वाले, माइग्रेट होकर आने वाले बर्ड्स देखने मिलते हैं। स्पेशली पर्टिकुलरली पेलिकन्स करके जो बर्ड्स है वो देखने मिलते हैं। तो 673 स्क्वायर किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है वेस्ट गोदावरी और कृष्ण डिस्ट्रिक्ट में। तो कृष्ण और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ ये आपको देखने मिलता है, जिसका नाम अटापका वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है, जो कि 673 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है ये कैकुलर फॉरेस्ट रेंज में आता है। तो कैकुलर फॉरेस्ट रेंज ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यह जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो है कोरमोरेंट्स है, कॉमन रेड शैंक्स है, और इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ ये जो दो स्पीसीज़ है ये सबसे मेन बर्ड स्पीसीज़ है वहाँ पाए जाने वाले। कोलेरू लेक के बारे में अब इन्फॉर्मेशन ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी अगर न्यूज़ में आ गई तो कोलेरू लेक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कोलेरू लेक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक यानी यहाँ का जो वाटर है वो सलाइन वाटर नहीं है, यानी यहाँ सॉल्ट के कंटेंट्स नहीं है। तो ऐसा ये कहीं ना कहीं एक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि कृष्ण और गोदावरी डेल्टा जो है, डेल्टा यानी वो जगह होती है जहाँ पे ये रिवर्स जाके सी को मिलती है। जो ये रिवर्स जाके सी को मिलती है तो वहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। जो भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और उनको डिपॉजिट करते हैं, और यहाँ डेल्टा बनता है, वो दलदल होता है। तो ये स्वैम्पी एरिया होता है डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है, यहाँ से जो भी फ्लड आता है वो एक्स्ट्रा का पानी कोलेरू लेक में चले जाता है। 68 इन्फ्लोइंग चैनल्स है जो कोलेरू लेक के आके मिलते हैं, छोटे छोटे नदियों के चैनल्स ये आके मिलते हैं कोलेरू लेक को, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड आते हैं
उनके यहाँ रहने के एरिया है। तो ये बर्ड हैबिटेट है बहुत बड़ा, कोलेरू लेक के पास रहने वाला अटापका जो बर्ड सेंचुरी है। तो ये अच्छे से याद रखना है, करंट अफेयर में ये है। और बर्ड सेंचुरी हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क्स हो, या फिर इस तरह कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हर साल रहते ही है। अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो काफी शॉकिंग है, क्योंकि जो ट्रैफिक है, एक ट्रैफिक करके जो भी हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। और WWF इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इंडिया का, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई है। और रिपोर्ट में ये देखा जा रहा है कि इलीगल ट्रेड चल रहा है शार्क के बॉडी पार्ट्स का। तो जो शार्क्स है, ये शार्क्स को मारा जा रहा है, इनके बॉडी पार्ट्स जो है इनको इलीगली बेचा जा रहा है, इसको इलीगली ट्रेड किया जा रहा है, उसका व्यापार किया जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट ट्रैफिक ने और WWF इंडिया ने मिलकर बनाई है, रिपोर्ट में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है इलीगल ट्रेड में शार्क के बॉडी पार्ट्स के। आपको ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी तमिलनाडु। तो अकॉर्डिंग टू 2024 एनालिसिस, ट्रैफिक और WWF इंडिया ने मिलके ये एनालिसिस किया है। सो न्यूज़ बताने के पहले आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म है ट्रेड, ये लिख के रखिएगा कहीं, रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये याद रखना है। सो ये ट्रैफिक है। और एक WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंडिया की जो उनकी ब्रांच है या फिर इंडिया का जो उनका एक यूनिट है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। तो तमिलनाडु जो है उन्होंने टॉप किया इलीगल ट्रेड है जो चल रहा है शार्क के बॉडी पार्ट्स का इंडिया में। नियरली 65% सीजर हुए बिटवीन 2010 से 2022 में। तो जितने भी शार्क्स पकड़े गए इलीगल ट्रेड उनके बॉडी के पार्ट्स के होते हुए, जितने भी लोग पकड़े गए, उसमें से 65% केसेस तो सिर्फ तमिलनाडु से ही है। तो स्टडी ये बता रही है कि 16,000 किलोग्राम ऑफ शार्क के फिन्स जो है, शार्क के जो फिन्स होते हैं इस तरह के, ये जो फिन्स है इनको सीज किया गया ड्यूरिंग इस पीरियड में। तो यहाँ पे 2010 से 2022 में 16,000 किलोग्राम के, केजी के, सोचो कितने, ऑलमोस्ट विच इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल, यानी जितने भी पार्ट्स बेचे जा रहे हैं उसमें 80% तो उनके फिन ही बेचे जा रहे हैं। सो ये जो भी प्रोडक्ट थे वो कहाँ भेजे जा रहे थे, तो वो सिंगापुर में भेजे जा रहे थे, हांगकांग में भेजे जा रहे थे, हांगकांग का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वहाँ भेजे जा रहे थे। इवन हम श्रीलंका में और चाइना में भी इसको भेजते हुए देख रहे हैं। सो यहाँ से इनकी इलीगल ट्रेडिंग चल रही है, जो कि सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका और चाइना जैसे देशों में ये भेजे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत बुरी बात है कि शार्क को मार के उनके जो बॉडी पार्ट्स है उसकी इलीगल ट्रेडिंग चल रही है, और उसमें टॉप तमिलनाडु में किया है। तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखने की अब ज़रूरत है, ये हमें पता चल रहा है। उसके बाद का अगला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है नेशनल वैक्सीनेशन डे को लेके, जो कि हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और 16 मार्च को इस साल भी ये सेलिब्रेट किया गया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हमने। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी ऐसा कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी अगर कोई थीम है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस हमेशा होते हैं। सो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2025? वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड, बी प्रोटेक्टेड टुगेदर, वैक्सीन वर्क्स, बी सी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, डी क्लोज इम्यूनाइजेशन गैप। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। नेशनल वैक्सीनेशन डे जो कि हर साल 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पब्लिक हेल्थ को लेके कुछ कमिटमेंट्स किए जाते हैं कि हम पब्लिक हेल्थ को सुधारने की कोशिश करेंगे। 2025 के जो वैक्सीनेशन डे था, इसकी जो थीम है वो थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, यानी यहाँ पे यही बोला है कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन करना है हमें डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के थ्रू। तो हमें अलग अलग जो डिजीजेस है उसके लिए वैक्सीनेशन लाना है, लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है और लोगों को वो डिजीजेस से बचाना है। तो 1995 में ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। तो 1995 से ये शुरू हुआ है, नेशनल वैक्सीनेशन डे हम मनाते हैं। तो क्योंकि पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था और गवर्नमेंट ने पोलियो के वैक्सीन सबको दिए थे, और देखिए क्या हुआ कि पोलियो जो है वो इंडिया से खत्म हो गया। तो कितनी अच्छी बात है ये सब, जो हम अच्छे इनिशिएटिव लेके कई सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे कि WHO का जो पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव था जो 1988 से चल रहा था, उसके चलते हमने ये पोलियो इरेडिकेट अपने देश से करके दिखाया। नोटेबली अगर देखा गया तो यहाँ पे 1975 का इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स भी कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है, क्योंकि 1975 में हमने जो स्मॉल पॉक्स चलता था उसको भी खत्म किया था वैक्सीनेशन के थ्रू। सो ये जो दिन है, यहाँ वाइटल रोल है वैक्सीन का, ये बताया जाता है कि इन्फेक्शियस डिसीज जो है पूरे वर्ल्ड में उसको वैक्सीनेशन के थ्रू हम रोक सकते हैं। तो वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये इस डे के थ्रू कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। अगली जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है फनसाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। तो ये जो फनसाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो किस स्टेट में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी
केरला। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए महाराष्ट्र। सो ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि फर्स्ट हनी हार्वेस्ट जो है, यानी हनी की हार्वेस्टिंग चल रही है। हनी जो है वो लगाया जा रहा है। हनी जो है उसके जैसे हम कहेंगे कि हनी जो बन जाता है, जो हनी बी होती है वो जब हनी बनाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, उसको हमें निकालना होता है। तो हनी को निकाला जा रहा है पहली बार फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। सो ये जो सक्सेस है फॉर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, नेचुरलिस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये उन्हीं के कारण हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया एक्सपर्ट्स ने, या फिर नेचुरलिस्ट जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट को कुछ होने नहीं दिया, या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो। इसी कारण तो इतना हनी मिला है जिसकी हम हार्वेस्टिंग कर पा रहे। तो फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुरुड करके जो रीजन है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको देखने मिलता है महाराष्ट्र में। तो इसको प्रोटेक्ट किया गया था, प्रोटेक्ट द कोस्टल वुडलैंड इकोसिस्टम के लिए वेस्टर्न घाट में इसको बनाया गया था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको, ताकि जो भी वुडलैंड यानी हम कहेंगे जो भी ट्रीज़ है उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है, सो वो इकोसिस्टम अच्छे से चल पाए और वहाँ के जो भी फ्लोरा और फौना है, जो भी वेजिटेशन है या जो भी एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पे 17,250 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है। ग्रासलैंड भी है, यहाँ ग्रास भी है, और वेटलैंड भी। वेटलैंड यानी जो दलदल वाला एरिया है, पानी वाला एरिया है, वो भी आपको यहाँ देखने मिलता है। एरिया जो है ये एक टाइम पे हंटिंग रिजर्व हुआ करता था मुरुड जंजीरा प्रिंसली स्टेट का। तो पहले के राजा महाराजा रॉयल फैमिली जो है वो हंटिंग किया करते थे। बाद में हमने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया उसके थ्रू हंटिंग और ये सब बंद कर दिया हमने। सो इसीलिए अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ये चल रहा है, और ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यहाँ हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनाया गया। तो यहाँ पे अब किसी भी हालत में हंटिंग नहीं हो सकती। तो इसको हमने कंजर्व किया और देखिए हमें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हनी काफ़ी सारा हमें यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद का जो करंट अफेयर है वो है फाइव आइज अलायंस को लेके। मुझे पता नहीं कि आपने ये नाम पहले भी सुना है क्या, बट अब ये न्यूज़ में आ चुका है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना कि ये फाइव आइज कौन है। वैसे तो इस फ्लैग को देख के आप बता सकते हैं फाइव आइज कौन है, बट यहाँ पे आपके ऑप्शंस देख लेते हैं और आप कितने आंसर सही बता सकते हैं ये भी पता चल जाएगा आपको। ए रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार। बी यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सी चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार। डी बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना। मुझे पता है कि आपने ये जो फ्लैग्स देखे ये देख के आपको पता चल चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो बी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देखने मिलता है। इन पांच को मिलकर फाइव आइज अलायंस कहा जाता है। यहाँ पे आप उनको मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स देखने मिलता है, यहाँ पे कनाडा देखने मिलता है, या यूनाइटेड किंगडम देखने मिलता है, या ऑस्ट्रेलिया देखने मिलता है, या न्यूजीलैंड देखने मिलता है। ये जो है ये फाइव आई अलायंस है। अब ये न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसीलिए रहा क्योंकि ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, यानी इंटेलिजेंस को लेकर अलायंस बनाया गया था, तो ये कुछ चैलेंजेस अब फेस कर रहा है, क्योंकि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब बदलते जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके प्रेसिडेंसी में यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल रहा है, जिस कारण ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके सीक्रेटिव और पावरफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस था ये, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का। यानी ये लोग मिलकर इंटेलिजेंस वाला सिस्टम चलाते थे और सीक्रेटली अपने आप में ही इसको शेयर करते थे जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती थी। इसको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूके और यूएसए के एग्रीमेंट हुए थे 1946 में, दोनों साथ में आ गए थे। उसके बाद इस तरह के अलायंस भी बनाए गए थे। अलायंस जो होता है इसको ग्लोबल सर्विलियंस भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के काफ़ी सारे देशों पे ये नज़र रखते हैं, सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आपस में अपने आप में ये शेयर करते हैं, और काफ़ी सारे जो गलत एक्टिविटीज़ होने वाली होगी या इनके ऊपर कोई अगर देश एक्शन लेने की सोच रहा होगा तो उन्हें ये रोक सकते हैं। सो इसके लिए इन्होंने सैटेलाइट्स बना के रखे, टेलीफोन नेटवर्क्स का ये कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, या फिर ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये सर्विलियंस रखते हैं ग्लोबली। सो ये है फाइव आइज अलायंस के 5 देश, और अब ये न्यूज़ में रहा तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद का अगला क्वेश्चन जो है वो मेनहीर को लेके। इसके लिए मैं अभी आपको कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए मैं आपको जो फोटो या पिक्चर दिखाऊंगा वो इसका आंसर देने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि वो पिक्चर देख के आप इजीली बता देंगे कि मेनहीर क्या है। तो मेनहीर जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिला है वो एक्चुअली क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ए इन्वेजिव वीड, बी एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक, सी लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन, या फिर डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये पिक्चर देख के अब आप गेस कर सकते हैं कि मेनहीर क्या है। तो ये स्टैंडिंग आपको कुछ स्टोन्स देखने मिल रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, अ लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन। सो अगर हम देखें तो मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर्स, तो मेगालिथिक यानी एक टाइम है स्टोन एज का ही, और मेगालिथिक जो एज है इसमें बड़े बड़े पत्थर देखने मिले थे साउथ इंडिया में। सो बड़े बड़े पत्थरों का जब इंसान ने यूज़ किया था उसे मेगालिथिक टाइम कहते हैं। तो मेगालिथिक मेनहिर जो है तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में देखने मिला है, जो कहीं ना कहीं हम देखें तो 3500 से 4000 साल पुराने है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो कि अब इंडिया के टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आ चुके हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि
स्टेटस मिल चुका है मेनहीर को, तो अब ये न्यूज़ का हिस्सा बन चुका है। मेनहीर क्या है? तो मेनहीर जो है वो लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स है जो कि मेगालिथिक ब्यूरियल रिचुअल साइट्स है। तो आपको ये बता दूं कि पहले क्या किया जाता था, मेगालिथिक जो टाइम था स्टोन एज में, वहाँ पे किसी को दफनाया जाता था और दफनाने के बाद ह्यूमन बॉडी को और उसके आजू बाजू इस तरह के बड़े बड़े स्टोन्स खड़े कर दिए जाते थे। ऐसा एक मेगालिथिक कल्चर था जब हम स्टोन एज वाले एज में थे उस वक्त। तो ये जो आपको देखने मिल रहे हैं इस तरह के स्टोन्स हम देख सकते हैं यूरोप में भी, अफ्रीका में, एशिया में, और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप में आपको देखने मिलते हैं। मेनहिर्स जो है इसकी साइज़ अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होती है, अरेंजमेंट अलग हो सकती है। इसमें सर्कल्स में ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, सर्कल्स में स्टोन लगाए जा सकते हैं, बीच में जो है वो ब्यूरियल या फिर जो रिचुअल साइट है वो है जहाँ पे दफनाया जाएगा इंसान को। सेमी सर्कल में बन सकता है, ऐसे पैरेलल रो हो सकते हैं, एक रो इधर एक रो उधर, और बीच में यहाँ पे आपको कोई कब्र देखने मिलेगी इस तरह से। तो कैरनैक स्टोन जो होता है फ्रांस में, वो उसकी अगर बात करें तो वो सबसे बड़ा आपको बहुत बड़ा देखने मिलता है, जो कि 2935 मेनहिर्स वहाँ पे है। तो बहुत बड़ी साइट है जहाँ पे 3000 के आसपास स्टोन्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये इसका अलाइनमेंट काफ़ी फेमस अलाइनमेंट है, जो एक तरह से इनको अरेंज किया गया है इतने सारे पत्थरों को। तो कुछ मेनहिर्स जो है वहाँ इनग्रेविंग्स जो है वो फर्टिलिटी राइट्स भी आपको देखने मिलते हैं, यानी ऐसा हो कि अच्छे से जो वुमेन है वो जन्म दे पाए या फिर कहीं ना कहीं अच्छा रिप्रोडक्शन हो पाए, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स किए जाते थे। पत्थरों के आसपास पत्थर लगा के बीच में कुछ रिचुअल्स करते थे। सीजनल साइकिल्स भी वहाँ पे होती थी, यानी वही है कि सीज़न चेंज होते हैं तो उतना जो एरिया है वहाँ पे फिर कुछ फार्मिंग की जाए, कुछ एग्रीकल्चर किया जाए, ये भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। सो मेगालिथ जो होते हैं, मेगालिथ का मीनिंग होता है स्टोन स्ट्रक्चर जो कि ब्यूरियल साइट्स या मेमोरियल्स के आजू बाजू लगाए जाते थे, उसको कहा जाता है मेगालिथ। मेगालिथ यानी बड़े बड़े पत्थर, जो ब्यूरियल्स यानी जहाँ किसी को दफनाया जाता है वो साइट, या कहीं पर किसी का मेमोरियल बनाया जाता है वो साइट, तो इसके आजू बाजू लगाए जाने वाले जो पत्थर है उसको मेगालिथ्स कहा जाता था। सो आपको याद रखना है, अब मेगालिथ जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आ चुका है, और वो कहाँ के, तो मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर जो है वो। सो ये रहे आज के 17 और 18 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।